हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रकाश संश्लेषण अपना टॉपिक जो चल रहा है उस टॉपिक में हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण के हमने पहले लाइट रिएक्शन की जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएँ प्रकाश अभिक्रिया हुई जिसके अंदर पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड पिगमेंट सिस्टम के अंदर अलग से साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को हमने समझा। उसके बाद हमने डार्क रिएक्शन देखी। डार्क रिएक्शन के अंदर CO2 का फिक्सेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप को फिक्स करती है। उस फिक्सेशन के समय CO2 को सेल के अंदर किसी न किसी तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है, रिसीव किया जाता है और फिर उस CO2 को के द्वारा कार्बोहाइड्रेट या ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को बनाया जाता है। डार्क रिएक्शन हमने पहले केल्विन साइकिल समझा, C3 साइकिल, फिर C4 साइकिल समझा जिसके अंदर अलग टाइप का मैकेनिज्म होता है जिसमें मेसोफिल बंडल CH सेल के अंदर विशेष टाइप का डिफरेंस पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस होता है, रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर वहाँ पर साइकिल जो था वो कैम्प साइकिल भी हमने समझा। तो अलग अलग प्लांट्स के अंदर अपने आप को अडेप्टेशन करने के लिए अलग अलग टाइप के साइकिल पाए जाते हैं। अब इसका लास्ट टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाशीय श्वसन। ये क्या होता है? प्रकाशीय श्वसन की परिभाषा ये है कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे ऑक्सीजन एक्यूमुलेट करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और फूड प्रोडक्ट का ऑक्सीजनेशन होता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेकर श्वसन करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाशीय श्वसन। ये सभी C3 प्लांट के अंदर पाया जाता है, मतलब कि जितने भी C3 प्लांट हैं उनके अंदर ये साइकिल पाया जाता है। C4 प्लांट के अंदर ये साइकिल एब्सेंट होता है क्योंकि वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की एनाटॉमी थोड़ी अलग होती है। क्लोरोप्लास्ट वहाँ अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसके कारण वहाँ पर C3 साइकिल और C4 जो साइकिल है वो दो साइकिल में बढ़ जाता है और CO2 का फिक्सेशन भी अलग अलग तरीके से होता है। तो C4 प्लांट्स के अंदर प्रकाशीय श्वसन एब्सेंट होता है और C3 प्लांट के अंदर क्या होता है, ये प्रकाशीय श्वसन पाया जाता है। ये प्रकाशीय श्वसन होता क्यों है, पहले ये समझते हैं किसने खोज की, पहले ये समझते हैं, फिर उसका हम पूरा ये साइकिल जो बना हुआ है पूरी तरह से आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन जब समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको ये। तो पहले समझते हैं कि ये इसका रीज़न क्या है। प्रकाशीय श्वसन, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे ऑक्सीजन कैसे रिसीव करते हैं। हमने C3 साइकिल में एक एंजाइम पढ़ा था रूबिस्को, राइबोलेज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, पूरा नाम है इसका। रूबिस्को एंजाइम जो है वो क्या करता है, जो RUBP है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट है, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल, उसके साथ CO2 को अटैच करता है और 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है जिसकी खोज जो थी वो केल्विन ने की थी और जस्ट इन 3 सेकेंड वो मॉलिक्यूल जो है वो तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरिक एसिड में टूट जाता है। ये रूबिस्को का नॉर्मल फंक्शनरी है, मतलब कि नॉर्मल जो सेल होगी या नॉर्मल बिहेवियर के अंदर प्लांट जो है वो C3 साइकिल को इस प्रकार से चलाते हैं। जितने भी C3 प्लांट्स हैं वो रूबिस्को की प्रेजेंस में क्या करते हैं, CO2 को फिक्स करते हैं। मतलब कि रूबिस्को क्या करता है, CO2 को फिक्स करने काम में आता है, या अपने ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल CO2 को सेल के अंदर स्टोर करने के लिए रूबिस्को काम में आता है। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी होती है जिसके कारण रूबिस्को जो है वो अपनी ड्यूअल नेचर के कारण वहाँ पर कुछ उल्टे काम करना शुरू कर देता है जो प्लांट्स के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। कैसे होता है, रूबिस्को का पूरा एंजाइम क्या है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब कि ये जो एंजाइम है ये इवोल्यूशन के साथ साथ प्लांट के साथ जुड़ा आ रहा है। हम इसकी यदि हिस्ट्री देखें रूबिस्को की तो रूबिस्को एंजाइम जो है वो रूबिस्को लाइक प्रोटीन जब बैक्टीरियल सेल बनी, बैक्टीरियल सेल के अंदर जब वहाँ पर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ तो वहाँ रूबिस्को लाइक एंजाइम थे। जब अर्थ के ऊपर आज से करोड़ों साल पहले जीव इवॉल्व हुए या जीवों का उद्गम हुआ तो फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म थे वो बैक्टीरियल लाइक सेल थे, बैक्टीरिया जैसे सेल थे, वो बैक्टीरिया बने। बैक्टीरिया सेल जब धीरे धीरे उसके अंदर और फीचर्स बदलते चले गए तो उनमें फिर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ। तो शुरू में इन्वायरमेंट के अंदर क्या थी, CO2 बहुत ज़्यादा थी
ऑक्सीजन नहीं था। तो रुबिस्को लाइक प्रोटीन, जिसको RLP बोलते हैं, रुबिस्को लाइक प्रोटीन एक मॉलिक्यूल जो था वो इन्वायरमेंटल CO2 को फिक्स करता था और उसको अपचेत करके और उसके द्वारा फूड मॉलिक्यूल बन जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे नेचर के अंदर इवोल्यूशन चलते चले गए तो लेकिन रुबिस्को की जो नेचर थी वो उसी टाइप से बनी रही कि वो धीरे धीरे रुबिस्को लाइक प्रोटीन जो था वो रुबिस्को में बदल गया। और रुबिस्को के अंदर क्या हुआ, उसका जो मॉलिक्यूल थे वो डुअल नेचर के बन गए कि वो CO2 से भी रिएक्शन कर सकते थे और ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर कंडीशन क्या थी, पहले CO2 रिच थी, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर ऑर्गेनिज्म बढ़ते चले गए और धीरे धीरे वहाँ पर वाटर की कैपेसिटी बढ़ती चली गई तो वहाँ पर CO2 की मात्रा को रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन की जो अबंडेंस थी, जो डेंसिटी थी, वो इन्वायरमेंट में बढ़ती चली गई, जिसके कारण वहाँ पर जो रुबिस्को था वो डुअल नेचर का होने लग गया, क्योंकि उसको जब CO2 की अधिक प्रेजेंस मिल गई तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लग गया, क्योंकि उसको नेचर थी जिस भी गैस के इन्वायरमेंटल गैस है अबंडेंस में थी उसके साथ रिएक्ट करना था। तो यहाँ पर क्या हुआ, रुबिस्को के लिए ये कंडीशन ये हो गई कि रुबिस्को का पूरा नाम राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज होता है। अब होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसे ही नॉर्मल कंडीशन होती है, जब हाई CO2 है और नॉर्मल टेम्परेचर है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है RUBP है, वो रिएक्ट करता है CO2 के साथ रुबिस्को की सहायता से और वो फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बना लेता है। लेकिन कंडीशन जैसे ही एडवर्स होती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी हाई हो जाती है। यहाँ पर क्या है, हाई ऑक्सीजन और हाई टेम्परेचर कंडीशन के अंदर जो RUBP कितने कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन का कंपाउंड है। केल्विन में क्या था, वो एक CO2 रिसीव की 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बना और 6 कार्बन का मॉलिक्यूल जस्ट वो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन जैसे ही CO2 का लेवल कम होता है, ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है और तीसरी कंडीशन टेम्परेचर हाई होता है, मतलब कि तीनों कंडीशन होगी, CO2 का लेवल लो, जो नॉर्मल CO2 एनवायरनमेंट में पाई जाती है उससे भी लो हो जाता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, और थर्ड टेम्परेचर हाई होना जरूरी है। तीनों कंडीशन के अंदर क्या होता है, RUBP का जो मॉलिक्यूल्स है वो रुबिस्को का ऑक्सीजनेज एंजाइम क्या होता है उसमें एक्टिव हो जाता है। कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्टिव होता है तो फिर वो CO2 को उसके अटैच कर देता है और फास्फोग्लिसरिक एसिड जोड़ देता है। लेकिन अब कार्बोक्सिलेज एंजाइम इस कंडीशन में क्या होता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्टिव नहीं हो पाता, वहाँ फिर ऑक्सीजनेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है। डुअल नेचर है इसकी, जिस कंसंट्रेशन में रुबिस्को को डालेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता रहेगा। यदि CO2 की कंसंट्रेशन में डालेंगे तो नॉर्मल फास्फोग्लिसरिक एसिड केल्विन साइकिल को चलाएगा, लेकिन कंसंट्रेशन कम कर देंगे, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देंगे, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो वहाँ पर ये जो रुबिस्को है वो ऑक्सीजनेज एंजाइम जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। जब ऑक्सीजनेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा तो CO2 को नहीं जोड़ेगा वो, इसका मतलब एक कार्बन पहले से ही कम हो गया। RUBP के पास, राइबोलोज बाइफॉस्फेट के पास 5 कार्बन थे, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, उसका ऑक्सीजनेशन हो जाता है और वो फिर 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। कितने मॉलिक्यूल में टूट जाता है, 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। और 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का बनता है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, और एक मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 कार्बन का 2 फास्फोग्लाइकोलिक एसिड बनता है। 2 कार्बन का फास्फोग्लाइकोलिक एसिड, इसका मतलब 5 कार्बन का मॉलिक्यूल था, वो 5 कार्बन यहाँ पूरे हो गए, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरिक एसिड और 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलिक एसिड। इसको 2 फास्फोग्लाइकोलिक एसिड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो फास्फोरस होता है वो 2 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो ये कंडीशन होती है सारी की सारी किसमें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और कौन से क्लोरोप्लास्ट के अंदर, C3 प्लांट वाले क्लोरोप्लास्ट के अंदर। C4 प्लांट वाले क्लोरोप्लास्ट में ये कंडीशन बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट कौन सा होगा, C3 प्लांट्स वाला होगा। फर्स्ट कंडीशन ये हुई कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है, टेम्परेचर हाई है, तो वहाँ पर रुबिस्को है वो, रुबिस्को का ऑक्सीजनेज एंजाइम जो होता है वो
रिएक्शन शुरू करता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम वहाँ इनएक्टिव रहता है, तो वो CO2 को जोड़ नहीं पाने के कारण वो 2 कार्बन में 2 मॉलिक्यूल टूटता है, एक 3 कार्बन का और एक 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स क्लोरोप्लास्ट में किसी काम के नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका कोई फ्यूचर नहीं है, तो वो फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे सेल के ऑर्गन में। उस ऑर्गन को बोलते हैं प्रोक्सिसोम। प्रोक्सिसोम क्या होता है? इसके पास हाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं, जिसके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल इसके पास बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को ये अपने पास क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो उसके पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। यहाँ इसका फिर ऑक्सीजनेशन होता है, किसका? फास्फोग्लाइकोलिक एसिड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें से H2O टूट जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी, वो दोनों वापस रिलीज हो जाएंगे और वो फिर 2 कार्बन के एक मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट या ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। वो कितने कार्बन का होगा? 2 कार्बन का, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, तो वो क्या जुड़ जाएगा? ग्लाइऑक्सिलेट या ग्लाइकोऑक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ये जो फास्फोग्लाइकोलिक एसिड 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो 2 कार्बन के एक दूसरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में। अब होता क्या है, ये ग्लाइऑक्सिलेट जो है ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड में बदलता है। किसमें बदलता है? ग्लाइसिन अमीनो एसिड में बदलता है। क्यों बदलता है? उसके पास अमोनिया आ जाती है, एक अमीनो ग्रुप उसके पास आकर जुड़ जाता है। अमीनो ग्रुप वो कहाँ से जुड़ता है वो भी आगे चले देखेंगे। अमीनो ग्रुप जुड़ने के कारण वो एक ग्लाइसिन सिंपल अमीनो एसिड में बदल जाता है। अब यहाँ से प्रोक्सिसोम जो है, ये प्रोक्सिसोम के अंदर होने वाली रिएक्शन है। ग्लाइसिन के अंदर जैसे ये ग्लाइसिन में बदलता है एक मॉलिक्यूल, वो ट्रांसफ़र हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एक ग्लाइसिन यहाँ से आया, एक ग्लाइसिन पहले से माइटोकॉन्ड्रिया में था, तो कुल 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के मिल जाते हैं आपस में, और 4 कार्बन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ग्लाइसिन के आपस में मिलकर 2 कार्बन का ग्लाइसिन ये था। कितने कार्बन का था ये? 2 कार्बन का, और 2 कार्बन ग्लाइसिन यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया, इसको माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र कर दिया। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अपने आप को रिड्यूस कर लेते हैं। NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में खूब होता है, रिडक्टिव एंजाइम है। वो NADH2 को जैसे ही NADH2 का ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं, और यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज। क्या एंजाइम काम करेगा? ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज। ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज, ये दोनों मॉलिक्यूल ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज जब करेंगे तो इसमें से CO2 रिलीज हो जाएगी, एक मॉलिक्यूल CO2 रिलीज हो जाएगी। ये 2 और प्लस 2 4 कार्बन के मॉलिक्यूल थे, इसमें से एक CO2 ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज इसमें से निकल जाएगी, तो एक 3 कार्बन का एक दूसरा अमीनो एसिड बदलेगा, इसको हम बोलते हैं सीरीन। इसे क्या बोलते हैं? सीरीन। किससे बदला? ये ग्लाइसिन का डी कार्बोक्सिलेशन हुआ और उसका रिडक्शन भी साथ में हो गया, तो दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा क्या बना? वो सीरीन में बदला। इसके पास एक अमीनो ग्रुप होता है, क्योंकि अमीनो ग्रुप पहले से वो रिसीव करके आता है कहाँ से? प्रोक्सिसोम से। अब क्या होगा, ये सीरीन जो है वो वापस प्रोक्सिसोम में जाता है और एक अमीनो ग्रुप को वापस रिलीज कर देता है। तो ये साइकिल जो होता है लगातार चलता रहता है, इसको बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन। सीरीन ने अमीनो ग्रुप को दिया ग्लाइसिन को, ग्लाइसिन अमीनो ग्रुप रिसीव किया, ग्लाइसिन वापस सीरीन में बदला, सीरीन वापस किस में बदला? अमीनो ग्रुप को छोड़ा। तो ये इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में अमीनो ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र करते रहते हैं प्रोक्सिसोम के अंदर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन। ये फोटो रेस्पिरेशन की महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ट्रांसएमिनेशन कहाँ होता है? प्रोक्सिसोम में होता है, और अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र सीरीन से कहाँ हो जाता है? ग्लाइसिन के ऊपर हो जाता है, और वो अमीनो ग्रुप बार बार यहीं घूमता रहता है, आपस में एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं अमीनो ग्रुप को। जैसे ही सीरीन ने अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र किया, उससे अमीनो ग्रुप निकल गया, तो उसका अमीनो एसिड प्रकृति वहाँ से गायब हो जाती है और वो एक एसिड मॉलिक्यूल में बदल जाता है। अमीनो नेचर वहाँ से गायब हो, क्योंकि अमीनो ग्रुप को तो किसी को दे दिया उसने? ग्लाइसिन को दे दिया। सीरीन अमीनो एसिड है,
अमीनो ग्रुप किसको दिया, ग्लाइसिन को दिया, तो सीरीन किस में बदल गया, एक 3 कार्बन के ग्लिसरिक एसिड में बदला। खुद 3 कार्बन का था, किस में बदला, वो 3 कार्बन के ग्लिसरिक एसिड में बदला। ग्लिसरिक है, वापस ग्लिसरेट में बदलता, वापस फास्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है और वो कहाँ पहुँच जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पहुंच जाता है। तो इस साइकिल को हम बोलते हैं ग्लाइकोलेट या ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। प्रोक्सिसोम के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल या ग्लाइऑक्सिलिक साइकिल। और यहाँ पर जो कंपाउंड है वो 2 कार्बन का बनता है और 2 कार्बन मॉलिक्यूल से साइकिल स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको C2 साइकिल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, C2 साइकिल। तो फोटो रेस्पिरेशन के कई नाम हैं, इसको ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल भी बोलते हैं, इसको C2 साइकिल भी बोलते हैं। और इसकी खोज करने वाला या इसके इफेक्ट को बताने वाले साइंटिस्ट जो थे वो वारबर्ग थे। वारबर्ग ने ही सबसे पहले बताया था कि जितने भी C3 प्लांट्स हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं और वो फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसके कारण प्रकाशीय श्वसन की घटना होती है। ये प्रकाश के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ प्रकाशीय श्वसन भी होता रहता है। तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय श्वसन। और ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन में होता है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। तो इसके अलग अलग नाम हैं। तो यहाँ पर इस पूरे C2 साइकिल या प्रकाशीय श्वसन के अंदर कुल 3 ऑर्गन्स अपने एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर केल्विन साइकिल का मॉलिक्यूल जो होता है वो एक मॉलिक्यूल टूट जाता है, वो ऑक्सीजन की रिएक्शन होने के कारण CO2 को फिक्स नहीं कर पाता। दूसरा, प्रोक्सिसोम के अंदर ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होती है, वो ग्लाइसिन को सीरीन में बदलता है, सीरीन वापस ग्लाइसिन में बदलता है। तो प्रोक्सिसोम के अंदर उसका ऑक्सीजन वापस ऑक्सीजनेशन होता है, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड और अमीनो एसिड में बदलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, यहाँ पर CO2 रिलीज होती है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फोटो रेस्पिरेशन के दौरान CO2 रिलीज होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और साथ में CO2 रिलीज भी हो रही है। वो CO2 कौन रिसीव कर लेगा, वापस क्लोरोप्लास्ट के द्वारा केल्विन साइकिल के अंदर काम में आएगी। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन होते होते फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो धीमा हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर केल्विन साइकिल के अंदर 2 मॉलिक्यूल जाने चाहिए, वहाँ पर केल्विन साइकिल के अंदर फास्फोग्लिसरिक एसिड का एक ही मॉलिक्यूल एंटर करता है। तो जितने फूड मॉलिक्यूल बनने चाहिए उससे आधे फूड मॉलिक्यूल ही यूटिलाइज होते हैं। या आपने ये कहें, लाइट रिएक्शन के अंदर जो एसिमुलेटरी पावर पौधा रिसीव करता है ATP और NADPH+H के रूप में, उसको पूरी तरह से यूटिलाइज ना करके वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजनेशन के अंदर लगा देता है, पूरी एनर्जी वहाँ चली जाती है। तो वहाँ पर पौधों को बहुत ही कम मात्रा में फूड मॉलिक्यूल बनते हैं। तो C3 साइकिल एक नेसेसरी ईविल है, एक आवश्यक बुराई है। वो पौधे हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के अंदर वो पौधे इसको करेंगे, उनका कोई बचाव नहीं है। तो ये जो C2 साइकिल है, इसकी इफेक्ट को बताया था किसने, वारबर्ग ने। ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन के अंदर इफेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वारबर्ग इफेक्ट। और किसके कारण होता है ये, रुबिस्को की ड्यूअल नेचर के कारण। रुबिस्को की ड्यूअल नेचर के कारण ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जो RUBP है वो पूरी तरह से CO2 को फिक्स नहीं कर पाता, और CO2 को फिक्स नहीं कर पाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजनेशन भी पूरा CO2 का फिक्सेशन पूरा नहीं होता है, वहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजनेशन हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये प्रोसेस है ये हो रहा है ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर, प्रोक्सिसोम के अंदर, जिसमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल पाया जाता है। और ये प्रोसेस हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो तीनों ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं, इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। लेकिन इसके द्वारा सेल को काफ़ी मात्रा में एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। तो ये पौधों के लिए आवश्यक बुराई है। और साथ में यहाँ पर जो फूड मॉलिक्यूल बनते हैं वो साइटोप्लाज्म में बनते हैं। जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट आया, फास्फोग्लिसरिक एसिड आया, फास्फो वो किस में बदलता है, PGAL में बदलता है, और वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के अंदर यहाँ पर यूटिलाइज होता है। तो वो अपने पढ़ चुके हैं किस प्रकार केल्विन साइकिल जो है वो ग्लूकोज को बदलता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं प्रकाशीय श्वसन।
यदि ये टॉपिक समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।